चलिए, हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन लिया गया 31 में आपका, वो है फंक्शन से, और वो भी फंक्शन का टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। तो क्वेश्चन कहता है क्या है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 where x does not equal to 2/3, then show that फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स डज नॉट इक्वल टू 2/3। थोड़ा सा छूटा हुआ है आपका यहाँ। तो सिंस गिवन दैट एफ एक्स आपका दिया हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, then we have to show that f of fx इक्वल टू x। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, f ऑफ fx। तो देखिए, एक्सटर्नल फंक्शन आपका क्या दिख रहा है fx, और उसका इनसाइड में फिर पुनः कितना है fx। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फंक्शन आप लीजिएगा कि सिंस मेरे पास fx कितना दिया हुआ है, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। नाउ x is replaced by fx, then to write f of fx इक्वल टू 4 इंटू एक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा fx प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू fx माइनस 4। नाउ आप 4 इंटू एफ एक्स के जगह पर पुनः एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एफ एक्स के जगह पर पुनः रख दीजिए इसका वैल्यू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो 1। स्पेस कम होने के चलते थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। इसका एलसीएम लेंगे 6x माइनस 4 और 1 का, तो 6x माइनस 4 आएगा। नीचे से भी आपका जो आएगा 6x माइनस 4 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो टर्म बचेंगे उसके आधार पर जो लिख रहा हूँ वो क्या आएगा, 6x माइनस 4 को 6x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे इतना का तो क्या आ जाएगा 4 चौक 16x प्लस 4 तिया 12 प्लस, अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18x बचेगा यहाँ, माइनस 4 तिया 12 डिवाइडेड बाय, अब इसको भी इसी तरह से काम करेंगे तो 6 इंटू 4x 24x हो गया। सॉरी, छः इंटू 4 करेंगे तो 24x प्लस 6 तिया 18, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो माइनस 6 चौक 24x, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौके 16। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, 12 में 12 कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या दे 24x में 24x कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। जो रिमेनिंग टर्म बचा तो 16x और 18x 34x हो गया, डिवाइडेड बाय, फिर नीचे में भी क्या देख रहे हैं 18 और 16 34 हो गया, और 34 से 34 कट जाएगा तो बचा कितना x। यही मेरा RHS भी था और प्रूव्ड भी हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। ये क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है और बहुत ही आसान है आपका। सिर्फ समझने की बात ये है कि यदि वैल्यू टेबल आप जानते हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान रखने की बात ये है कि सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका क्या आएगा। मेरे पास क्या है, कॉस, क्वेश्चन क्या है सो सुनिए, इवेल्युएट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। तो कॉस है आपके पास ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6 जो आपको दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं तो कॉस कितना डिग्री वैल्यू √3/2 होता है, तो जानते होंगे कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है और 30 डिग्री को π/6 भी बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री वैल्यू बताए थे 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, π/6 लिखा, प्लस कितना है π/6, ये भी 30 डिग्री है। कॉस इंटू कॉस इनवर्स कट जाएगा, कॉस से कॉस, फार्मूला होता है एक तो आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। इस फार्मूला का यूज किया मैंने, तो यहाँ क्या मिला आपका, कॉस इंटू कॉस कॉस कट गया तो π/6 प्लस π/6। अब π/6 और π/6, π/6 इट मीन 30 डिग्री और फिर π/6 इसका मतलब भी 30 डिग्री, और 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस π/3, और कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2। यही आपका आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये आपका मैट्रिसेस से लिया गया है और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। दिया क्या है कि एक मैट्रिक्स ये है जिसके एलिमेंट है 1 1 0 1, और एक मैट्रिक्स बी है जो 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका एलिमेंट क्या दिया है 1 2 3 4, और आपको फाइंड करने बोला बी इंटू मैट्रिक्स ये निकालिए, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस बी एंड ए। तो सॉल्यूशन जब चलेंगे, रूल तो पता ही होगा आप लोग का कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं। तो आपको फाइंड करना क्या है, b इंटू ए इक्वल टू, तो b मैट्रिक्स कितना उसको पहले लिख लीजिए, b कितना आपके पास मैट्रिसेस 1 2 3 4 इंटू ये मैट्रिक्स कितना आपका 1 1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, पहला रो को लेते हैं, पहले कॉलम के साथ अटैच करते हैं, तो इसका टेल वाला टेल से मल्टीप्लाई होगा, हेड वाला हेड से मल्टीप्लाई होगा, और एडिशन के टर्म में जो आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है विथ साइन वो यूज होगा। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस प्लस होगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर ये पहला रो का एलिमेंट दूसरे कॉलम के साथ अटैच होगा और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर के दूसरा एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो लिखाएगा। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर आगे जब पहला रो के एलिमेंट कंप्लीट हो गए उसके सारे कॉलम के साथ, तो नीचे आएंगे हम लोग दूसरा रो का एलिमेंट लेंगे, फिर उसी प्रकार से चलेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ में, फिर दूसरे कॉलम, जितना कॉलम देगा उसके साथ साथ चलता रहेंगे। तो चलते हैं इसका फिर लेंगे, फिर इसके साथ जाएंगे तो 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 4 इंटू 0 0 हो गया। नेक्स्ट 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 3 7, और रिक्वायर्ड आंसर आपका यही होगा, बी इंटू मैट्रिक्स ये।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। और 34 जो क्वेश्चन आपका लिया गया वो डिफ्रेंशिएशन से है और बहुत ही आसान है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यदि आप पढ़े होंगे तो ये आसानी पूर्वक से बन जाएगा, बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन में चले, सिंस मेरे पास y क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया गया है आपका cos रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या दिया गया है, cos रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x आपको पता है कि d ऑफ cos x बाय डी एक्स, C4 चप्पल खाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, तो C आया, C4 चप्पल खाया नेगेटिव में गया। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin x। ये फार्मूला का लॉजिकल टर्म है जो हम लोग रिमेंबर करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात ये कि यदि यहाँ x है तो यहाँ भी x आएगा, मतलब यहाँ भी x होगा, तभी ये फार्मूला में भी आपका यहाँ x होगा। तो देखिए x के जगह पर जो है उसके अनुसार से हम लोग इसको सबसे पहले चेन रूल के तहत चेंज करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट both side with respect to x, we get differentiation of y with respect to x equal to differentiation of cos root under x square plus 2 divided by dx। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, जितना है जहाँ x है उसके जगह पर कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो चेन रूल के तहत इसको प्ले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। डिफरेंशिएशन हम लोग किसका जानते हैं, रूट एक्स का। एक्स के जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर ये एबव जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब cos x का डिफरेंशिएशन, एक चीज़ और थोड़ा सा जान लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ये फार्मूला यूज होगा डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, ये भी फार्मूला आपका यूज होगा। तो चलिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर इंटू में, पावर में एक कम हो जाएगा, और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। अब इसको सजा करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर जब लिखूंगा मैं माइनस 2 इंटू एक्स, 2x, ऊपर में क्या आ गया साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से लिया गया है और बहुत ही आसान है आपका ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है कि सबसे पहले जो टर्म दिया है उस टर्म को उस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उस टर्म में ट्रांसफ़र करेंगे जिस टर्म में हम इंटीग्रेशन को जानते हैं। यही आपका है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जैसे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया हुआ, इवेल्युएट एज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखे लेट आई इक्वल टू, आई द नोटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन हेयर।
So I can write integration of dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। हम लोग 11th क्लास ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े थे एक फार्मूला 1 माइनस कॉस ये 1 माइनस कॉस ये इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ये बाई 2। इस फार्मूला का यूज होगा। इस फार्मूला को हम लोग नाम देते कुत्ता फार्मूला। ये आपका 11th में यूज हुआ ही 12th में यूज होगा, और जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहिएगा वहाँ भी आपको ये फार्मूला कभी नहीं छोड़ेगा। तो आता हूँ इसका फार्मूला यूज करके कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बराबर लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नेक्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ये रूट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2। अब 1 बाई रूट 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा कॉसेक एक्स बाई 2 डी एक्स। 1 बाई 2 तो रहा ये। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, आप फार्मूला जानते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। लॉग के इनसाइड जो भी टर्म लिया जाता है मॉडुलस के इनसाइड में लिया जाता है, तो आपका जो फार्मूला आ रहा है वो कितना आ गया 1 बाई रूट 2 लॉग ऑफ कॉसेक एक्स, एक्स के जगह पर एक्स बाई 2 है एक्स बाई 2 दिया, माइनस कॉट एक्स, एक्स के जगह पर एक्स बाई 2 है एक्स बाई 2 दिया का मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स का जो कोफिशिएंट है उतना से डिवाइड करना पड़ेगा जब एक्स लीनियर का काम करेगा तब। अब 2 ऊपर जंप करेगा तो 2 ऊपर जंप करवा दीजिए, 2 बाय रूट 2 प्लस सी हो जाएगा यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 का मॉडुलस प्लस सी। अब रूट 2 से रूट 2 एक कट जाएगा तो कितना आ गया आपका आंसर रूट 2 लॉग कॉसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 मॉडुलस प्लस सी। आंसर यही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, और एक 36 क्वेश्चन आपका जो लिया गया है, आपका मॉडुलस फाइंड करना है डायरेक्शन क्वेश्चन। तो ये वेक्टर एंड 3D दोनों से क्वेश्चन है एक प्रकार का, या तो कह सकती है 3D से ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि इफ ओपी एक वेक्टर है जिसका गिवन वेक्टर में दिया हुआ 2i प्लस 3j माइनस के, एंड ओ क्यू एक अनदर वेक्टर है जो दिया हुआ 3i माइनस 4j प्लस 2k, फाइंड द मॉडुलस एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर पी क्यू। ओ पी इसका मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और वो क्यू हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और आपको फाइंड करने बोला मॉडुलस ऑफ पी क्यू एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू। तो आपको पता ही होगा सॉल्यूशन जब लिखूंगा कि सिंस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट।
पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू को वो क्यू भी लिख सकते हैं आप, माइनस पोजीशन वेक्टर पी को ओपी लिख सकते हैं। ओ क्यू कितना दिया हुआ वेक्टर आप लिख लीजिए, 3i माइनस 4j प्लस 2k, ये ओ क्यू मिल गया, माइनस ओपी वेक्टर कितना दिया है, ओपी वेक्टर दिया 2i, ऊपर में देख सकते हैं आप, ये वेक्टर ओपी हो गया, ये वेक्टर आपका ओ क्यू हो गया। तो ओपी वेक्टर का वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस के। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i वाला i से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, j वाला j से होगा और k वाला k। जो रूल ऑफ दी है वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन वो यूज कर रहा हूँ। तो 3i में 2i चल गया तो एक i बचा, माइनस 4j माइनस 3j तो माइनस 7j हो गया, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ के नेगेटिव ही रहा। और 2k में एक के जुड़ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 2k और 1 के 3k हो गया। तो वेक्टर ये आपका आ गया पी क्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट होता है वो तो पता ही है आपको कि मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया वैल्यू देख सकते हो कि रूट अंडर 3×3 = 9, एक एकम एक, 9 और 1 10 और 7 7 49, 49 और 10 59 आ गया, इसलिए इसका आंसर आ गया रूट अंडर 59। मॉडलस मिल गया मेरा। ये दो पार्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट पार्ट में मॉडलस पूछा था पीक्यू का, जो आपका आंसर रूट अंडर 59 मिला। दूसरी कहता है डायरेक्शन कोसाइन। तो आप जानते हैं कॉन्सेप्ट से कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन को देता है। तो जो वेक्टर पी क्यू निकला उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखेंगे वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि वह वेक्टर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे तो वो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और किसी का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन देता है, इसलिए इसका यूज करना कॉन्सेप्ट। तो मेरे पास पी क्यू वेक्टर कितना है आप देखिए, निकाल चुका हूँ पी क्यू वेक्टर कहीं, हाँ आ गया है मेरा पी क्यू वेक्टर आई माइनस 7j प्लस 3k। और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल चुका रूट अंडर 59। तो कोफिशिएंट के आधार पर लेंगे तो 1/रूट अंडर 59 आई हो गया, अलग अलग कर दे रहा हूँ, माइनस 7/रूट अंडर 59 हो गया, जे प्लस 3/रूट अंडर 59 के हो गया। इसलिए मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन जो आ गया डीसी जिसको कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन 1/रूट अंडर 59 हो गया एक तो, कोमा माइनस 7/रूट अंडर 59 हो गया, कोमा 3/रूट अंडर 59 हो गया। यही आपका आंसर हो गया डायरेक्शन कोसाइन के तहत। इसी को हम लोग एल कहते हैं, इसको हम लोग एम कहते हैं और इसको एन कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है जो लिया गया आपका ये 3D से है, और 3D में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन इन 3D। और स्ट्रेट लाइन इन 3D से आपका जो क्वेश्चन है आपका क्या पूछा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट दिया हुआ है आपका
which passes through the point 1 comma 2 comma 3 and parallel to the line minus x minus 2 by 1 equal to y plus 3 by 7 and 2z minus 6 by 3। तो जो भी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है इन 3D में, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपका वो ये होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू लैम्बडा। आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हुआ आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन 3D। ये आपका हो गया जनरल फॉर्म। अब इस फॉर्म में सबसे पहले लाइन को आप सजा लीजिएगा, तो उसके बाद ये जो आपका ए बी सी दिया है ये आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। और यदि कोई लाइन इसी लाइन का पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो इसका सेम होगा, ये इसका भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट कि यदि कोई लाइन का इक्वेशन निकालना हो जो एक दिए हुए पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको यदि पता रहे dr बराबर a कॉमा बी कॉमा सी, तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा यही होगा। तो अब आता हूं सबसे पहले कि सॉल्यूशन में हमें क्या क्वेश्चन बोला कि उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन दिए हुए पॉइंट 1 2 3 से पास कर रहा है, और एक लाइन है जिसके पैरेलल है वो। तो सबसे पहले जो दिया हुआ लाइन है वो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, इसको देख लेता हूं। तो सिंस गिवन दैट इक्वेशन ऑफ the straight line is minus x minus 2 divided by 1 equal to y plus 3 divided by 7 equal to 2z minus 6 divided by 3। अब यहाँ देख क्या रहा हूँ कि जो लाइन का इक्वेशन लिखा हूँ उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। साथ ही साथ x y z का जो होना चाहिए टर्म वो पॉजिटिव में होना चाहिए। लेकिन इसमें देख क्या रहा हूँ कि यहाँ पर x का जो टर्म है वो नेगेटिव में है। तो सबसे पहले ये नेगेटिव वाला पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो हटाने का रूल जो आपका है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आप यूज करोगे, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। तो पहला क्या करता हूँ, -1 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा कितना, x प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाय 1 हो गया, ये इक्वल टू यहाँ पर ठीक है आपका y का कोफिशिएंट भी 1 है और y का टर्म भी पॉजिटिव में है, इसलिए इसको लिख सकते हो वही टर्म है y प्लस 3/7 इक्वल टू, आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जड़ का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट में है वो जड़ का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करो कि 2 आप कॉमन ले लो। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो z माइनस क्या बचा यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब क्या कर रहा हूँ कि x प्लस 2 जो रहा वो ठीक है, जो -1 इंटू से है मल्टीप्लाई वो नीचे भेज देता हूँ तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7, ये ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3/2, क्योंकि 2 ये जंप करके फिर 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो मेरा डायरेक्शन रेशियो हो गया वो क्या आ गया, मेरा डायरेक्शन रेशियो सिंस line is parallel to given line, so डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा मेरा वो क्या आ जाएगा, -1 7 और 3/2। यही आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा, ये आपका सी का काम करेगा। अब थोड़ा सा लिखता हूँ,
थोड़ा लिखता हूँ, सिंस इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या होगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। अब सबका वैल्यू आप बैठा दो, आंसर बन जाएगा आपका x1 y1 z1 दिया हुआ है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया पॉइंट। तो ये x माइनस x1 पॉइंट कितना 1 हो गया, ये कितना हुआ निकालने, अभी -1 यहाँ निकल चुका है, बराबर y माइनस y1 कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय b कितना आपको दिया है 7 दिया है, और z-z1 कितना दिया 3, डिवाइडेड बाय आपका जो आपका c दिया है 3/2, यही आपका आंसर होगा सॉल्व करोगे। चलिए आता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 पे, और 38 क्वेश्चन नंबर जो आपका लिया गया है वो भी आपका 3D से ही है, और इसमें पूछा आपसे एंगल निकालने के लिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस। तो देखिए दो तरह का लाइन होता है, एक पैरेलल लाइन के बीच का यदि एंगल पूछे तो 0 हो जाएगा, यदि अस्क्यू लाइन के बीच का एंगल पूछेगा जो इंटरसेक्टिंग करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का एंगल जो पूछेगा तो उसका निकालने का फार्मूला होता है कि मान लेते एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा कहेंगे। इसलिए और इस लाइन का जो आपका डायरेक्शन रेशियो है वो डायरेक्शन रेशियो क्या है, यदि A1 B1 C1 हो जाए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो यदि आपका A2 B2 C2 है, या बोल सकते हो यदि इस लाइन का इक्वेशन दे दे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमड़ा B1, और इस लाइन का इक्वेशन दे वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, देन इसके बीच का एंगल निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। अब रही बात कि B1 B2 का जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, तो लैम्बडा के बाद जो होगा वो B1 कहलाएगा, और म्यू के बाद जो आएगा वेक्टर वो B2 कहलाएगा, और यहाँ से आप छाट सकते हैं। अब चलता हूँ इसका सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंस इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इज वेक्टर R इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लेमड़ा इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k, एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड स्ट्रेट लाइन इज वेक्टर R इक्वल टू 7i माइनस 6j प्लस म्यू इंटू i प्लस 2j प्लस 2k। अब इसका यदि हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं जो आपका लिखते हैं वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लेमड़ा B1, और इसके लिए जो आएगा वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, तो आप देख सकते हो कि लेमड़ा यहाँ भी मैच कर गया इस लेमड़ा के साथ में, तो ये B1 वेक्टर कहलाएगा। उसी तरीके से यदि म्यू मैच कर गया इसके साथ में तो ये वेक्टर आपका B2 कहलाएगा।
तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर सिंस मैंने थीटा को मान लिया एंगल बिटवीन बोथ लाइंस, तो फार्मूला जो आपका आया कि कॉस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। तो B1 वेक्टर आपका कितना आया, देखिए B1 वेक्टर ड्रॉ इसको छाट लीजिए इसके आधार पर। तो कितना B1 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट B2 वेक्टर कितना आपका, इसके आधार पर इसको छाट लीजिए i प्लस 2j प्लस 2k। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस 2j प्लस 2k। अब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मिलेगा क्या, वो थोड़ा सा देख लीजिए कि 3 एकम 3 डॉट प्रोडक्ट आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ डायरेक्ट 3 एकम 3 आ गया प्लस 2 दूनी 4 आ गया प्लस 6 दूना 12 हो गया डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 और 6 6 36, 36 और 13 कितना हो जाएगा आपका 36 10 46 और 3 49, और इसमें क्या आ गया रूट अंडर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 8 और 1 एकम 9 हो गया। तो कितना आ गया 12 4 16 और 3 19 डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट 7 एंड 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 7 दिया कितना गया 21। तो आपका कॉस थीटा का वैल्यू जो मिला मेरा, वो कॉस थीटा का वैल्यू मिला 19/21, और यहाँ से थीटा जब निकालूंगा तो कॉस इनवर्स होगा 19/21, और यही आपका आंसर है।